डियर स्टूडेंट्स, जय गुरुदेव। श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स एक्सरसाइज 4.1 पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.1 का पार्ट 1 का अध्ययन किया था। उससे संबंधित क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स आपने किए। अब अगला टॉपिक है सारणिक के उपसारणिक तथा सखंड। ये दोनों ही उपसारणिक और सखंड सारणिक से संबंधित ही है। देखिए क्या होता है उपसारणिक, नाम से स्पष्ट है। उपसारणिक, सारणिक का उपसारणिक, सारणिक का छोटा भाग। कौन सा भाग है, कैसा भाग है? तो क्या लिखा है, एक सारणिक के लिए दिए गए अवयव से गुजरने वाली पंक्ति तथा स्तंभ का दमन कैंसिल करने पर प्राप्त सारणी दिए गए अवयव की उपसारणिक कहलाती है। जैसे कोई सारणिक लिए, हमने इसको समझने के लिए सारणिक है हमारे पास, सारणिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारणिक लिया। अब अगर हमें एक जो A11 अवयव है, एक क्या है अवयव, कौन सा है, A11 पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, उसका उपसारणिक। तो जिस अवयव का उपसारणिक हमें लिखना है तो हमें उस अवयव की पंक्ति और स्तंभ, जैसे ये एक है, इसकी पंक्ति ये वाली पंक्ति, तो इस पंक्ति को भी कैंसिल करना है, निरस्त करना है, और जिस स्तंभ में आ रहा है, तो एक पहले स्तंभ में आ रहा है, इसको भी दमन करना है। इन दोनों को दमन करने पर, निरस्त करने पर तो पीछे जो सारणिक बनती है वही सारणिक इसकी क्या होती है, उपसारणिक। तो देखिए एक के लिए एक की पंक्ति और एक का स्तंभ हमने छोड़ दिया, तो पीछे बचा है 5 6 8 9, तो ये बन गई हमारे पास, क्या बन गई इसकी उपसारणिक। इसी प्रकार 5 की उपसारणिक चाहिए तो 5 की पंक्ति और 5 का स्तंभ छोड़ देंगे। 5 की पंक्ति दूसरी है और 2 ये इसकी 5 का स्तंभ ये है, इन दोनों को हम छोड़ दें तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसकी उपसारणिक हो जाएगी 1 3 7 9। तो इस प्रकार हम किसी भी अवयव की उपसारणिक लिख सकते हैं। नॉट किसी भी अवयव की उपसारणिक, जैसे अवयव है मान लिया आपके पास AIJ, तो AIJ के अवयव की उपसारणिक को लिखते हैं कैपिटल AIJ। अवयव AIJ की उपसारणिक को कैपिटल AIJ लिखा जाता है। अब बात करते हैं हम सहखंड की। सहखंड, सारणी के अवयव AIJ का सहखंड FIJ, सहखंड को F से लिखते हैं। FIJ इज इक्वल टू -1 की होल पावर I प्लस J इंटू AIJ, जहाँ AIJ क्या है, उपसारणिक। तो सीधा सा समझने का तरीका यह है कि सहखंड का मतलब ये होता है उपसारणिक को अगर हम -1 की पावर I प्लस J, I है पंक्ति और J है स्तंभ, जिस पंक्ति का अवयव है और जिस स्तंभ का अवयव है उसको योग करें और -1 की पावर लगा दें, और जो मान यहाँ से आएगा वो क्या रहेगा, इसका सहखंड। अब यहाँ से -1 की पावर है, अब सम होगी विषम होगी, इसके आधार पर यहाँ प्लस या माइनस आएगा। देखिए मैंने यहाँ लिखा, यदि I प्लस J सम संख्या है, पंक्ति व स्तंभ की संख्याओं का योग करें हम, और वो योग सम संख्या आएगी, और जब -1 की पावर अगर कोई सम होगा तो ये मान क्या आएगा, प्लस। और जब मान प्लस आएगा तो सहखंड जो है उपसारणिक के बराबर ही होगा। जब I व J का मान सम संख्या हो उस समय उस अवयव का सहखंड और उस अवयव की उपसारणिक दोनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। और जब विषम संख्या हो, I प्लस J का योग क्या हो, विषम संख्या, उस समय जो है FIJ सहखंड जो है उपसारणिक का निशान बदल जाएगा। I प्लस J का मान सम है तो सहखंड और उपसारणिक बराबर रहते हैं, और विषम संख्या है तब सहखंड का मान उपसारणिक के आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा।
अब माइनस कब आएगा, प्लस कब आएगा, ये पता करने के लिए देखो मैंने लिखा है शीघ्र गणना करने के लिए 2 × 2 क्रम का सारणिक है। तो ये वाला जो अवयव कौन सा है, यहाँ i का मान भी 1 है और j का मान भी 1 है, इसलिए i + j क्या होगा, i + j होगा यहाँ पर i + j = आ जाएगा 1 + 1 = 2। 2 सम संख्या है, सम आ गया तो ये प्लस। तो 2 × 2 क्रम की सारणी के लिए पहला अवयव का सखंड प्लस का होगा, दूसरा अवयव पंक्ति पहली स्तंभ दूसरा 1 + 2 विषम, विषम आ गया तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये अवयव जो है 2 1 a 2 1 तो 2 + 1 ये भी 3 विषम, तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस, यहाँ 2 2 2 2 2 + 2 4 सम, इसलिए यहाँ क्या आएगा प्लस। तो 2 × 2 क्रम के सारणी के लिए सखंड के जब मान ज्ञात करेंगे, सखंड के मान जो है उप सारणी के आगे इस क्रम में प्लस माइनस लगेगा, एकांतर क्रम में लगेगा। पहला प्लस तो इसके दोनों तरफ माइनस रहेगा, प्लस के साथ प्लस नहीं रहेगा, प्लस के साथ माइनस आएगा, माइनस के साथ प्लस आएगा। तो एकांतर क्रम में ये प्लस माइनस चलते हैं। 3 × 3 क्रम का सारणिक है तो उसके लिए भी देख लो आप, प्लस क्योंकि 1 and 1 है, 1 + 1 सम संख्या है, माइनस ये 1 2 है, 3 विषम संख्या है, यहाँ 1 + 3 है 4 सम संख्या हो गई, तो प्लस माइनस प्लस, फिर इधर भी प्लस माइनस प्लस, मतलब माइनस के पास प्लस रहेगा और माइनस के पास प्लस रहेगा, तो एकांतर क्रम में ये प्लस माइनस चलते रहेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है सारणिक का प्रसार। सारणिक दे रखा है जिस प्रकार आपने पहले अवयव का प्रसार पढ़ा था, अब सारणिक का प्रसार है। अब सारणिक आपके पास क्या है, 3 क्रम की सारणिक है। इसका प्रसार कैसे करते हैं, तो सारणिक का प्रसार, सारणिक का विस्तार किसी भी पंक्ति या स्तंभ के लिए कर सकते हैं। पहली पंक्ति भी ले सकते हैं, दूसरी पंक्ति ले सकते हैं, तीसरी पंक्ति ले सकते हैं, या इसी प्रकार पहला दूसरा तीसरा स्तंभ कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रथम पंक्ति के लिए क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। तो प्रथम पंक्ति का अवयव है a11 a12 और a13। पहला अवयव प्लस, दूसरा अवयव माइनस, तीसरा अवयव प्लस, और a11 के साथ में इसका उपसारणिक। उपसारणिक कैसे लेते हैं, इसी अवयव, जिस अवयव की उपसारणिक लिखना है उस अवयव की पंक्ति और स्तंभ का दमन कर दो, कैंसिल कर दो। तो a11 के लिए a11 की पंक्ति कैंसिल, a11 का स्तंभ कैंसिल, बचा कौन, यही a11 का उपसारणिक है। तो यह उपसारणिक हो गया। a12, तो a12 की पंक्ति और a12 का कॉलम कैंसिल कर दो, बचे हुए अवयव क्या हो जाएंगे, इसकी उपसारणिक। ये आपको समझ में गया होगा। अब ये जो है इसी अवयव की उपसारणिक है, और उपसारणिक को हम कैपिटल A से लिखते हैं। तो a11 अवयव की उपसारणिक a11 माइनस a12 अवयव की उपसारणिक कैपिटल A12, इसी प्रकार ये आ जाएगा। अब a11 1 + 1 सम संख्या है, इसलिए उपसारणिक और सबखंड दोनों बराबर रहते हैं। तो डेल = होगा a11 f11। अब ये माइनस के स्थान में प्लस है और f12 आ गया, क्योंकि f12 होता है -a12, क्योंकि 1 and 2 1 + 2 विषम। तो ये सारणिक का मान इस प्रकार भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर उपसारणिक लेते हैं तो एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, और अगर सखंड लेते हैं तो सभी प्लस होंगे। अवयव उसी का सखंड गुणा हो रहा है, अवयव खुद का ही सखंड गुणा हो रहा है, अवयव खुद का ही सखंड गुणा हो रहा है, और बीच में क्या हो रहा है, योग। तो ये सारणिक का मान होगा इसके बराबर। तो ये नोट देखिए यहाँ क्या है, सारणिक का शीघ्र मान प्राप्त करने के लिए इसका प्रसार उस पंक्ति या स्तंभ के अनुसार करें जिसके अधिकतम अवयव 0 हो। कोई भी आपको सारणिक दे रखी है, सारणिक 2 क्रम की है या 3 क्रम की है, कोई भी सारणिक है, कितनी बड़ी संख्या है, अब हम उसको विस्तार करना है, उसका मान ज्ञात करना है। और मान ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पढ़ा, हम किसी भी पंक्ति के लिए हल कर सकते हैं, किसी भी स्तंभ के लिए हल कर सकते हैं। हम पहली पंक्ति के लिए हल कर सकते हैं, हम दूसरी पंक्ति के लिए कर सकते हैं, हम तीसरी पंक्ति के लिए कर सकते हैं, इसी प्रकार कोई भी स्तंभ के लिए भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ हमें किसके लिए करना है, अब आपको उस पंक्ति को देखकर ये तय करना है या उस स्तंभ को देखकर ये तय करना है कि किसके अवयव
जीरो है। किसके अवयव क्या है? अधिकतम जीरो है। जिसके अवयव अधिकतम जीरो है उसी को हम क्या करेंगे, जिसके अवयव अधिकतम जीरो है उसी को हम उसी के सापेक्ष हम उसको हल करेंगे। अब है एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 क्या है? बहुत सारे प्रश्न हमने कर लिए थे। अब है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या है? निम्न सारणिक में प्रथम स्तंभ के अवयवों की उपसारणिक एवं सखंड लिखकर उसका मान भी ज्ञात कीजिए। आपको दे रखी एक सारणिक और आपसे कहा है केवल प्रथम स्तंभ। कौन से अवयव लेने हमें? केवल प्रथम स्तंभ। प्रथम स्तंभ कौन आ रहा है? प्रथम स्तंभ 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो आपको 1 की उपसारणिक लिखना है और 1 का सखंड भी लिखना है। 1 इस 4 की आपको क्या लिखनी है? उपसारणिक और सखंड। 3 की भी उपसारणिक और सखंड, और उसके मान भी ज्ञात करते हैं। तो आइए हम करते हैं, हल करके समझने का प्रयास करते हैं। और डेल ये आपके सामने रहा, सारणिक आपके सामने है और प्रथम स्तंभ के अवयव ले रहे हैं हम। प्रथम स्तंभ के अवयव कौन कौन से होंगे? एक तो होंगे A11, एक और दूसरा होगा A21 और तीसरा होगा A31। तो तीनों अवयव के लिए हम उपसारणिक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जो है प्रथम अवयव जो है A11, उसका उपसारणिक लेते हैं कैपिटल A11। A11 का उपसारणिक लेने के लिए हम A11 की पंक्ति और A11 के स्तंभ को कैंसिल कर देंगे, हटा देंगे, दमन कर देंगे बचे हुए अवयव। तो 1 के लिए हमने इसको भी हटा दिया और इसको भी हटा दिया। अब बच्चे कौन से अवयव? ये अवयव बच्चे -1 2 5 2। तो -1 2 5 2। तो ये बन गए आपके प्रथम अवयव A11 का उपसारणिक। अब इसका मान ज्ञात करना है तो हल कर लेंगे। इसका इससे गुणा माइनस इसका इससे गुणा। तो -1 × 2 माइनस सूत्र का 5 × 2, तो -2 × -10 = -12। फिर इसके बाद आगे चलते हम। A21 का मान ज्ञात करना है। A21 का उपसारणिक, तो A21 तो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को दमन कर दो। दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का क्या कर दो? दमन। बचे हुए अवयव को लिख दो। ये बन जाएगी उपसारणिक। उसको हल करने का तरीका वही, इसका गुणा इससे माइनस इसका गुणा इससे। तो इस प्रकार ये इसका मान भी क्या गया? -16। A31 पहले स्तंभ का तीसरा अवयव, इसके लिए तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का दमन। बचे हुए अवयव को लिख दीजिए, जो बनेगी वो हो जाएगी A31 अवयव की उपसारणिक। इसका हल करना है, इसका गुणा इससे माइनस इसका गुणा इससे। -3 × 2 माइनस -1 × 2, -6 + 2 = -4। इस प्रकार आपके लिए हमने पहले स्तंभ के तीनों अवयव की उपसारणिक भी लिखी और उसका मान भी ज्ञात किया। अब बढ़ते हैं हम आगे, इसके सखंड ज्ञात करते हैं। और सखंड में आप जानते हैं सखंड का सूत्र होता है Fij = -1 की पावर i + j aij। मतलब जिस अवयव का सखंड ज्ञात करना है हमें उस अवयव के उपसारणिक को -1 की पावर i + j से गुणा करना है। i + j सम है या विषम है? सम है तो प्लस और विषम है तो माइनस। सबसे पहले तो F11, तो मैं विस्तार से किया, मैं सीधा -1 की पावर 1 + 1। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, i का मान भी 1 और j का मान भी 1 × A11। तो -1 की पावर 2 हो गया प्लस, और A11 का मान हमने ऊपर ज्ञात किया है। A11 का मान कहाँ ज्ञात किया हमने? ये रहा -12। तो यहाँ से मान रख दिया हमने -12। तो ये आ गया F11 का मान भी आ गया -12। F21 -1 की पावर 2 + 1 विषम, इसलिए आएगा माइनस। ये विषम है इसलिए क्या आ गया? माइनस। और A21 का मान ऊपर हमने ज्ञात किया, वहाँ से रख दिया, इसका मान आ गया 16। 31 ये सेम विषम है इसलिए प्लस, सॉरी सम है इसलिए आ गया प्लस, इसका मान ऊपर से लिख दिया -4, दिया गया -4। इस प्रकार प्रथम स्तंभ के सभी अवयवों की उपसारणिक भी लिख दिया हमने, और क्या लिख दिया हमने? उसके सखंड भी लिखे। अब हमें सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो सारणिक का मान ज्ञात करने का हमने तरीका पढ़ा था।
सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए एक तरीका तो वही है प्रसार वाला तरीका, तो लॉन्ग तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं आप। और जब हमने यहाँ पर सखंड ज्ञात कर लिए हैं, सखंड ज्ञात कर लिए हैं, तो हम सखंड वाले सूत्र से भी सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हैं। सारणिक का मान इज इक्वल टू A11 इंटू F11, A21 इंटू F21 प्लस A31 इंटू F31, क्योंकि हमने पहले ही इन तीनों के मान ज्ञात कर चुके हैं। तो मान रख दिया, इन सबके मान रख दिया, तो ये सारणिक का मान आ गया, सारणिक का मान आ गया 40। ये इसका आंसर है। इसी प्रकार प्रश्नावली 4.1 कंप्लीट। प्रश्नावली 4.1 का एग्जाम्पल है, तो आप जरूर करने का प्रयास करें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है सारणिक के गुणधर्म। अब सारणिक के गुणधर्म क्या है? जिस प्रकार आपने वहाँ पर आयु के गुणधर्म पढ़े थे, इसी प्रकार यह सारणिक के भी गुणधर्म है कि सारणिक को कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे गुणा करेंगे, इस प्रकार के गुणधर्म है। तो पहला गुणधर्म है क्या है? यदि किसी सारणिक में समस्त पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या कह रहा है ये? जिस प्रकार आपको याद है कि हमने वहाँ पर अवयव का परिवर्त अवयव ज्ञात करते थे, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदलते थे, तो वहाँ पर तो क्या होता था, मान अवयव बदल जाता था, नया अवयव प्राप्त होता था। परंतु यहाँ पर ये सारणिक में कह रहा है कि अगर स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें, परिवर्त अगर सारणिक प्राप्त करें, तो नया सारणिक मान वही प्राप्त होगा जो दिए गए सारणिक का मान होगा, वही मान हम इस रो को बना दिया कॉलम, इस रो को बना दिया कॉलम, इस रो को बना दिया कॉलम। अब इसका मान ज्ञात करेंगे और इसका मान ज्ञात करेंगे, दोनों का मान ज्ञात करेंगे, तो दोनों ही स्थितियों में इसका मान क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है, 0 आ रहा है। तो पहला गुणधर्म हो गया कि अगर सारणिक की पंक्तियों और स्तंभ को आपस में बदल दें तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मान कुछ भी हो सकता है, परंतु समान होगा। दूसरा गुणधर्म, यदि किसी सारणिक में दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर विनिमय बदल दिया जाए, पहली पंक्ति के स्थान पर दूसरी पंक्ति और दूसरी के स्थान पर पहली पंक्ति किया जाए, तो सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही रहता है, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। एक ही पंक्ति को आपस में बदलना, आपस में बदलेंगे तो इस प्रकार का निशान आएगा, R1 को ले जाएंगे R2 के स्थान पर, R2 को ले जाएंगे R1 के स्थान पर, परस्पर विनिमय, परस्पर अदला बदली। उस स्थिति में सारणिक का मान तो वही रहता है, परंतु चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाता है। अगर सारणिक के मान पहले अगर मान धनात्मक आता है तो बाद वाला मान ऋणात्मक आएगा, अगर पहले वाला मान अगर ऋणात्मक है तो बाद वाला क्या आएगा? धनात्मक। तो इस प्रकार संख्यात्मक मान तो वही रहेगा, परंतु निशान बदल जाएगा। तब जब हम एक ही दो पंक्तियों को आपस में बदलें या दो कॉलम को भी आपस में बदलें, परस्पर बदल दें, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? संख्यात्मक मान वही, निशान बदल जाएगा। तीसरा गुणधर्म, यदि किसी सारणिक में कोई दो पंक्तियां या दो स्तंभ सर्वसम हो, दो पंक्तियां या दो स्तंभ सर्वसम हो, तो उसके सारे अवयव बराबर हो, दो पंक्तियों के सारे अवयव बराबर हो या दो कॉलम के सारे अवयव बराबर हो, तो सारणिक का मान क्या होता है? 0 होता है, 0 होता है। आप बिना हल किए ऐसा लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि दी गई मैट्रिक्स में देखिए, आप यहाँ पर बिल्कुल कौन कौन से, ये दोनों देखिए आप बिल्कुल, ये क्या है? सेम है। पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति बिल्कुल सेम है, तो R1 बराबर R2। तो आप लिख सकते हैं आप कि दी गई सारणिक में प्रथम और दूसरी पंक्ति बराबर है, सर्वसम है, इसलिए सारणिक का मान 0। चौथा गुणधर्म, यदि किसी सारणिक में एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी अशून्य संख्या से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त सारणिक का मान मूल सारणी के मान तथा संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या हुआ? कोई सारणिक दे रखा है और अगर सारणिक के किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयवों को किसी एक अशून्य संख्या से, शून्य के अलावा दूसरी संख्या से गुणा कर दिया जाए, जैसे कि देखो यहाँ पर सारणिक दे रखी है मैं डेल्टा, ये आपके सामने है, और मैंने दूसरे सारणिक में क्या किया? दूसरी पंक्ति को कैसे गुणा कर दिया। इस प्रकार दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों को गुणा कर दिया
पहली पंक्ति को भी कर सकते हैं, दूसरी को भी कर सकते हैं, तीसरी को भी कर सकते हैं। पहले स्तंभ को भी कर सकते हैं, दूसरे स्तंभ को भी कर सकते हैं, तीसरे स्तंभ को भी कर सकते हैं। अगर इस प्रकार गुणा कर दिया जाए तो ये नियम कहता है, ये गुणधर्म कहता है कि जो नई सारणी को मान आएगा वो पहली सारणी को k से गुणा करने पर आएगा। तो सीधा अर्थ ये है, किसी भी सारणी की एक पंक्ति या एक स्तंभ को अगर हम गुणा करें तो सारणी के मान को भी गुणा करेंगे। ये इस प्रकार दोनों क्या रहते हैं, हमेशा बराबर रहते हैं। पांचवा गुणधर्म, यदि किसी सारणी में किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक संख्याओं का योग हो तो उस सारणी को उसी क्रम की 2 या 2 से अधिक सारणियों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए क्या कह रहा है ये नियम कह रहा है कि अगर कोई भी सारणी जो है, जैसी सारणी का पहला कॉलम 2 पदों के योग के रूप में है, क्या है, A1 प्लस D1, A2 प्लस D2, A3 प्लस D3, और दूसरा कॉलम एज इट इज है, तीसरा कॉलम एज इट इज है। तो ये नियम कह रहा है कि अगर जितने पदों के योग के रूप में है उतनी ही सारणी बनेगी। पहला पद लेके एक सारणी, दूसरा पद लेके दूसरी सारणी। तो पहला पद है A1, A2, A3, तो A1, A2, A3, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम एज इट इज, प्लस ये बीच में प्लस है इसलिए प्लस आ गया। फिर दूसरा पद लिया D1, D2, D3, फिर दूसरी और तीसरी कॉलम एज इट इज। तो अगर किसी भी कॉलम के सभी पद 2 या 2 से अधिक पदों के योग के रूप में लिखे गए हो तो हम उसको 2 या 2 से अधिक सारणियों के योग के रूप में लिख सकते हैं। छठा गुणधर्म, सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों का कोई अचर गुणज जोड़ने या घटाने पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या कह रहा है ये कि किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों का कोई अचर गुणज जोड़ने या घटाने पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए क्या है, सारणी दे रखी है आपको ये। अब ये नियम कह रहा है कि कोई कॉलम ले सकते हैं या हम पंक्ति ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहला कॉलम लिया, पहले कॉलम के स्थान पर पहले कॉलम में तीसरे कॉलम को k से गुणा करके जोड़ दिया। थोड़ा समझिए, पहले कॉलम के स्थान पर पहले कॉलम में तीसरे कॉलम को k से गुणा करके जोड़ दिया। ऐसा करने पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या क्या मैंने यहाँ पर C1 का मतलब है प्रथम स्तंभ के स्थान पर प्रथम स्तंभ में तीसरे स्तंभ को k से गुणा कर जोड़ने पर, प्रथम स्तंभ के स्थान पर प्रथम स्तंभ में तीसरे स्तंभ को k से गुणा करके जोड़ने पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार हम दूसरे स्तंभ में भी कर सकते हैं, इसी प्रकार हम तीसरे स्तंभ में कर सकते हैं, पहली पंक्ति में कर सकते हैं, दूसरी पंक्ति में कर सकते हैं, तीसरी पंक्ति में कर सकते हैं, कि कहीं भी करो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। सातवां गुणधर्म, सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का किसी अन्य पंक्ति या स्तंभों के संगत सखंडों से गुणा करने पर प्राप्त राशियों का योग शून्य होता है। क्या कह रहा है, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का अन्य पंक्ति समान पंक्ति हो, समान अवयव हो, जैसे A11 और A11 का ही सखंड हो, तब तो इसका मान सारणी के मान के बराबर होता है। और अगर अवयव A11 हो और सखंड किसी दूसरे अवयव का हो तो इस प्रकार सारणी का मान क्या होता है, 0। समझ में आया क्या है नियम? ये नियम है कि अवयव और उसी का सखंड गुणा होता है तो सारणी का मान प्राप्त होता है, और अवयव कोई और सखंड किसी और अवयव का गुणा होकर जुड़ता है तो सारणी का मान क्या हो जाता है, 0। तो देखिए, संगत अवयव और उसी का सखंड गुणा करके जुड़ रहा है तो ये तो प्राप्त होता है सारणी का मान, और अवयव कोई और सखंड कोई और, अवयव कोई और सखंड कोई और, तो सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0। फिर 8वां गुणधर्म है,
यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव शून्य हो, जैसे मान लीजिए यहाँ दूसरी पंक्ति के सभी अवयव 0 है, इसी प्रकार पहली पंक्ति के हो या तीसरी पंक्ति के हो या पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ या तीसरा स्तंभ, कोई भी अगर सभी अवयव 0 है तो सारणी का मान क्या होगा? 0। नेक्स्ट 9th, त्रिभुजाकार अवयव से संबंधित सारणी का मान उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणन होता है। अगर कोई सारणी का आपके पास त्रिभुजाकार है, आपने पढ़ा है अवयव में ऊपरी त्रिभुजाकार और निम्न त्रिभुजाकार, जैसे देखिए यहाँ पर आए, यहाँ मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव 0, इसलिए ये हो गई ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स सारणी। तो इसका मान ज्ञात करना है तो सीधा ज्ञात कर सकते हैं हम, विकर्ण को गुणा कर लो, 1 × 2 × 3 6। यहाँ देखो मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारा अवयव 0, इसका मान ज्ञात करना है तो आप सीधे विकर्ण के अवयव को गुणा करके इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट 10th, यदि किसी सारणिक में x के बहुपद हो और x के स्थान पर a रखने पर सारणिक का मान 0 हो जाता है तो x - a क्या है? x - a सारणिक के मान का एक गुणनखंड होता है। सारणिक दे रखिए, इसमें देखो x के पद आ रहे हैं। अब x के स्थान पर अगर मैं यहाँ a रखूँ, x पर क्या रखूँ? a रखूँगा तो क्या हो गया? देखो पहली और दूसरी पंक्ति दोनों सेम हो गई। हम जानते हैं ऐसा सारणिक जिसकी 2 या 2 से 2 पंक्तियाँ सेम हो या 2 कॉलम सेम हो तो उसका मान होता है 0। तो इस प्रकार इसका मान 0 हो गया, इसलिए x - a एक क्या हो जाएगा? गुणनखंड होगा। तो यहीं से मैंने यहाँ नोट, ये तो गुणनखंड कार्य सारे कंप्लीट हो गए, आपके 10 गुणनखंड थे, 10 गुणनखंड कंप्लीट। अब इन्हीं पर आधारित जो संक्रियाएं यूज करेंगे हम, उसको मैंने नोट के रूप में लिखकर समझाने का प्रयास किया है। अगर हम प्रथम पंक्ति को R1 से लिखें, दूसरी पंक्ति को R2 से, तीसरी पंक्ति को R3 से, प्रथम स्तंभ को C1, दूसरे को C2, तीसरे को C3 से लिखें तो इन शब्दों के अर्थ में बताता हूँ, इन संक्रियाओं के अर्थ हैं। RI और एरो दोनों तरफ है, देखो RI की तरफ भी एरो है और RJ की तरफ भी एरो है। इसका मतलब ये हुआ ये आपस में बदलते हैं। RI जाएगा RJ के स्थान पर, RJ आएगा RI के स्थान पर। तो ये लिखा मैंने, IV पंक्ति व JV पंक्ति को परस्पर बदलना, दोनों तरफ एरो परस्पर बदल देंगे। अब यहाँ C1 है तो कॉलम परस्पर बदल जाएंगे, दोनों तरफ एरो है तो कॉलम परस्पर बदल जाएंगे। अब एक तरफ एरो है, RI एरो के RI, इसका मतलब ये हुआ RI के स्थान पर IV पंक्ति के सभी अवयवों को K से गुणा करना। ये तरफ एरो है, इसका मतलब ये हो गया IV स्तंभ के सभी अवयवों को K से गुणा करना। नेक्स्ट RI इज इक्वल टू, देखिए यहाँ बराबर का निशान आया है, इसका मतलब हुआ RI के स्थान पर RI प्लस K RJ पंक्ति को K से गुणा करके RI में जोड़कर RI के स्थान पर लिखना है। IV पंक्ति के प्रत्येक अवयव में JV पंक्ति के संगत अवयव को K से गुणा कर जोड़ा कर, इसी प्रकार कॉलम में भी कर सकते हैं। अब है यहाँ पर सारणिकों का गुणनफल, 2 सारणिकों का गुणा कैसे करेंगे। हमने 2 अवयवों का गुणा पढ़ा था और 2 अवयवों को गुणा किया था, तो हमने यहाँ लिखा था कि 2 अवयवों को गुणा तभी करेंगे जब इनके क्रम में क्या था, m × n और n × p। इसमें कॉलम की संख्या और इसकी पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए थी, बराबर, जबकि सारणिक में ऐसा जरूरी नहीं है। किसी भी क्रम की सारणिक को गुणा किया जा सकता है, ये मैंने यहाँ नोट के रूप में लिखा है। तो भिन्न भिन्न क्रम की सारणिकों को भी गुणा किया जा सकता है। अब यहाँ हम 3 क्रम की सारणिक को गुणा करना है, कैसे गुणा कर सकते हैं? तो यहाँ सारणिक 2 सारणिकों को गुणा, एक सारणिक लिया मैंने A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, और दूसरा सारणिक लिया मैंने α1 β1 γ1, α2 β2 γ2, α3 β3 γ3। अब इसको 2 तरीके गुणा करने का। पहला तरीका तो पंक्ति से स्तंभ, जैसा कि हमने अवयव में किया था, अवयव की तरह इसकी तो लेंगे पंक्ति और इसका लेंगे स्तंभ, सेम एज इट इज। अवयव पंक्ति पहले स्तंभ का गुणा, पंक्ति दूसरे स्तंभ का गुणा, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का गुणा, बन जाएगी पहली पंक्ति। फिर तो समझ आ गया आपको। फिर लेंगे हम क्या,
पहली दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, फिर तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो इस प्रकार ये तीनों ही हमारे पास क्या हो जाएगी, पंक्तियाँ हो जाएगी। ये तो पंक्ति से स्तंभ का गुणा जो कि आपने अवयव में पढ़ा है। अब पंक्ति से पंक्ति भी गुणा होता है इसमें। प्रथम पंक्ति प्रथम पंक्ति, प्रथम पंक्ति दूसरी पंक्ति, प्रथम पंक्ति तीसरी पंक्ति, ये है पंक्ति का पंक्ति से गुणा। फिर दूसरी पंक्ति प्रथम पंक्ति, दूसरी पंक्ति द्वितीय पंक्ति, दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, गुणा करेंगे तो दूसरी पंक्ति हो जाएगी। पहले फिर ये हो गई, जहाँ से तीसरी पंक्ति प्राप्त हो गई, पंक्ति से गुणा किया हमने, तो ये हमने नोट के ऊपर लिखा दो भिन्न भिन्न क्रम की। जैसे यहाँ तो 3 इंटू 3 क्रम की पंक्ति ही है, इसको हम गुणा कर रहे हैं। अब हम एक 3 इंटू 3 की है और दूसरी अगर 2 इंटू 2 की है, तो इनको भी गुणा कर सकते हैं। तो ये हम जब हमारे सामने प्रश्न आएगा तब गुणा करके समझने का प्रयास करेंगे। अब आता है एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 का पहला प्रश्न है, यदि सारणिक इज इक्वल टू 0 तो L रेशियो M ज्ञात करें। L और M का अनुपात ज्ञात करना है। तो वही हम पहले सारणिक का मान ज्ञात किया, इसका इससे गुणा माइनस इसका इससे गुणा और पक्षांतर करके L अपॉन M ज्ञात कर लिया, तो अनुपात आ गया 2:3। सरल है, समझ में आएगा। दूसरा प्रश्न है, सारणिक दे रखा है और लिखा है द्वितीय पंक्ति के अवयव, दूसरी पंक्ति के अवयव 3, 6, 5 की उप सारणिक ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, दूसरी पंक्ति के अवयव लेंगे, पहले 3 लेंगे, फिर 6 लेंगे, फिर 5 लेंगे। तो हम द्वितीय पंक्ति के अवयवों की उप सारणिक ज्ञात करते हैं। पहले 3 लिया, तो 3 जिस पंक्ति में और जिस कॉलम में आता है उस पंक्ति और उस कॉलम के अवयव हमें नहीं लिखने हैं, इसका दमन कर देना। तो 3 दूसरी पंक्ति में आ रहा है, दूसरी पंक्ति के अवयव नहीं लिखेंगे। 3 पहले स्तंभ में आ रहा है, तो पहले स्तंभ के अवयव नहीं लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या, बचे हुए अवयव। यहाँ 3 बचा, 3 यहाँ आ गया, 4 यहाँ 4 आ गया, 8 और 9 यहाँ आ गया। तो ये हो गया 3 की उप सारणी। फिर इसके आगे 6 अवयव है, 6 की उप सारणी है, इसके लिए भी वही करना। 6 जिस पंक्ति और जिस कॉलम में आता है उसको छोड़ देना है, बाकी बचे हुए अवयव को लिख देना है। तो ये लिखा, तो ये आ गया 2, 4 और 1 9। 5 की उप सारणी, तो 5 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में आता है उसको नहीं लिखना है, बचे हुए लिख देना है, 2, 3 और 1 है। तो इस प्रकार आपको ये दोनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे। जो काम दिया मैंने आज आपको, इतना ही काम आपको अपने होमवर्क कॉपी में अच्छी तरह से समझ कर अच्छी तरह से करना। धन्यवाद।